जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है मस्त बिंदास होंगे और अपनी पढ़ाई को जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। अपना जो लास्ट का सेशन हुआ था उसमें मैंने आपको राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट बताए थे और उन पर कुछ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस भी करवाई थी। उम्मीद है आप सभी लोगों ने सारे जो कॉन्सेप्ट मैंने अभी तक बताए हैं उन सभी कॉन्सेप्टों को प्रॉपर तरीके से आपने नोट किया होगा और उनका रिवीजन किया होगा और जो क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस करवाए हैं उनको एक बार खुद से सॉल्व करने की कोशिश जरूर की होगी, क्योंकि आप लोग मेहनत से पढ़ोगे तो आपको हर एक चीज बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी। और अगर आप मेरे साथ साथ मेहनत नहीं करोगे तो आप ये मान के चलो कि आप जब बाद में देखोगे, जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद आपके माइंड के अंदर जो होगा वो बिल्कुल ब्लैंक होगा। आपके माइंड के अंदर कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं होगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से सीखना है, कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से क्वेश्चन के अंदर ऑब्जर्व करना सीखना है, तो सारी टेक्निक सारी अप्रोच के लिए आपको जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो हर एक कॉन्सेप्ट पर हर एक टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस है। तो आप जितने ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट होंगे। मैं पूरी मेहनत के साथ आपको कॉन्सेप्ट कंप्लीट करवा रहा हूं। कॉन्सेप्ट को कैसे समझना है, उसका क्या प्रूफ है, कैसे कॉन्सेप्ट बना है, ये सारी जो कॉन्सेप्चुअली क्लियरिटी है बहुत अच्छे से क्लियर करते हुए आपको बहुत अच्छे से कंप्लीट करवाने की कोशिश कर रहा हूं। हर एक की पॉइंट को हर एक क्वेश्चन के अंदर एक्सप्लेन भी करता हूं, जिससे आपको पता चले कि कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन के अंदर कैसे ऑब्जर्व करना है। ठीक है, तो सारी अप्रोच बेस्ट अप्रोच है, इससे आसान आपको कहीं मिलने वाला नहीं है। तो आप बहुत मेहनत से पढ़िए, शानदार तरीके से मेहनत कीजिए, आपके रिजल्ट शानदार होंगे। और अगर आप मेहनत बहुत अच्छे से नहीं करोगे तो आपके रिजल्ट भी बहुत खराब होंगे। ठीक है, अगर आपको रिजल्ट बेस्ट चाहिए तो उसके लिए मेहनत भी कैसी होनी चाहिए, बेस्ट होनी चाहिए। क्लियर है। अपना जो लास्ट का सेशन हुआ था उसमें अपना चौथे नंबर तक क्वेश्चन हो चुके थे और कॉन्सेप्ट अपने जो लास्ट में समझाए हैं वही कॉन्सेप्ट लगेंगे। अब अगर कोई नया स्टूडेंट होगा तो उसको इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो समझ में नहीं आएगा। ये जो क्वेश्चन है ये सीडीएस 2019 का क्वेश्चन है, ये सीडीएस 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। मुझे ऐसे फील हुआ, मुझे जब कॉन्सेप्चुअली क्लियरिटी के साथ जब पता चला कि ये क्वेश्चन आपका एसएससी में नए पैटर्न की जो नया पैटर्न आया है उसके थ्रू पूछा जा सकता है, तो मैंने इसको सबसे पहले उठाया। क्योंकि मैंने आपसे कहा है सीडीएस हो, एसएससी हो, स्टेट एग्जाम हो, रेलवे हो, किसी भी एग्जाम हो जिसमें मैथ पूछा जाएगा, हर एक एग्जाम के मैथ को यहां पर कंप्लीट किया जा रहा है। ठीक है, तो हर एक एग्जाम के क्वेश्चन को मैंने सिलेक्ट किया है बिल्कुल एक बे के फॉर्म में, कि आपको सबसे पहले सिंपल क्वेश्चन, फिर बेसिक क्वेश्चन, फिर उससे थोड़े और लेवल के, धीरे धीरे अपना लेवल कैसा है आगे बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है सीडीएस 2019 में पूछा गया है। सीडीएस में जो क्वेश्चन होते हैं वो सिंपल होते हैं लेकिन लॉजिकल क्वेश्चन होते हैं, इसमें लॉजिक लगाने वाले क्वेश्चन होते हैं। अगर आपको लॉजिक हिंट कर गया तो आप ये मान के चलो क्वेश्चन सेकंड में होने वाला है, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन बहुत कम आती है। सीडीएस के एग्जाम में कैलकुलेशन बहुत कम आती है लेकिन लॉजिक बहुत सारे होते हैं। जैसे आप इस क्वेश्चन को रीड करो तो आपको समझ में आएगा कि कैसे लॉजिक लगता है। यहां देखो क्वेश्चन में बोला गया है इफ ए पॉइंट पी moves such that the sum of the squares of its distance from two fixed point A और B, A और B दो फिक्स पॉइंट है जिस पर एक P पॉइंट जो कैसा है मूव कर रहा है। इस P पॉइंट की जो P पॉइंट है, P पॉइंट से जो दो पॉइंट है A और B, इनसे जो डिस्टेंस है उसकी डिस्टेंस का स्क्वायर का सम हमेशा क्या है, A और B की जो कांस्टेंट डिस्टेंस है, देन द लोकस ऑफ द पॉइंट P इज, यानी कि जो P है उसकी लोकेशन क्या है, वो P पॉइंट आपका जो बिंदु पथ है, बिंदु पथ क्या होगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको बिंदु पथ समझ में नहीं आएगा, क्या है लोकस ऑफ पॉइंट। लोकस ऑफ पॉइंट क्या होता है, जैसे मान के चलिए मैंने आपके सामने एक स्क्वायर बनाया, तो स्क्वायर का बिंदु पथ क्या है कि जो स्क्वायर की जो लाइन है इनसे होते हुए पॉइंट खींचे जाए, ये क्या हो रहा है, ये स्क्वायर का बिंदु पथ हो जाएगा। क्लियर है, लोकस ऑफ पॉइंट। क्लियर है यहां तक। अब अपन को जो बात करनी है वो बात करनी है कि अपना ये जो P पॉइंट है जो कैसा है मूव हो रहा है, इसका बिंदु पथ क्या होगा। तो इसका जो बिंदु पथ होगा वो एक क्या होगा, सर्कल होगा। क्या होगा, सर्कल होगा। अब आपको यहां पर समझ में नहीं आया होगा, कैसे, आप यहां पर देखो, ये किसको समझ में आ गया होगा, ये उसी को समझ में आया होगा जिसको ये पता है कि जो सेमी सर्कल होता है उसके अंदर जो ट्रायंगल बनता है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है। कैसे,
आप यहां पर देखो, आप यहां पर देखो, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। कैसा है? एक राइट एंगल ट्रायंगल है। और ये जो राइट एंगल ट्रायंगल होगा एक सेमी सर्कल के अंदर होगा। होगा कि नहीं होगा? क्लियर है? यहां तक आपको समझ में आया? अब ये सारे कॉन्सेप्ट उसी को समझ में आएंगे जिसने कल का सेशन समझा है, क्योंकि इसमें हमने हर एक कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया था। सेमी सर्कल क्या है, सेमी सर्कल में जो राइट एंगल बनता है वो 90 डिग्री के साथ कैसे बनता है, उससे कौन कौन सी डिस्टेंस इक्वल है, ये सारी जो कॉन्सेप्चुअली क्लियरिटी है कल के सेशन में हुई है। आपको यहाँ सोचे कि मुझे इस क्वेश्चन को समझ में क्यों नहीं आ रहा, तो भाई आपने लास्ट के सेशन को नहीं देखा है। आप लास्ट के सेशन को अच्छे से कंप्लीट करो, आपको ऑटोमेटिकली सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। अब आप यहाँ पर देखो, आप यहां पर देखो, ये आपका ए है, ये आपका बी है। ये हो गया सर्कल का क्या? डायमीटर, व्यास। क्या हो गया? व्यास। अब आप यहां पर इस व्यास में, जैसे यहां पर एक पॉइंट आया, आप इस सेमी सर्कल में यहां पर भी कोई पॉइंट ले लें। अगर आप ये पॉइंट लोगे तो यहां पर भी कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 90 डिग्री का। अब आप यहां पर देखो, अगर ये वाली डिस्टेंस आपकी स्मॉल ए है और ये बी है, तो हमेशा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो सम होगा वो ए बी स्क्वायर, या अगर ये सी है तो सी स्क्वायर के कैसे होगी? बराबर होगी। कैसे होगी? सी स्क्वायर के बराबर। यही उसने कहा था कि यदि एक बिंदु P इस प्रकार गति करता है कि दो स्थिर बिंदु A और B से इसकी दूरी के वर्गों का योगफल सदैव एक समान रहता है, तब बिंदु P का बिंदु पथ क्या होगा? आप इस ट्रायंगल में देखोगे, इस ट्रायंगल में देखोगे तो इसमें भी सी स्क्वायर के बराबर आएगा। अगर आप इस ट्रायंगल में देखोगे तो दोनों लाइन का जो ट्रायंगल की जो दो लाइन है इनकी जो डिस्टेंस है इसका स्क्वायर करोगे तो भी सी स्क्वायर के बराबर आएगा। आप तीसरा ट्रायंगल ये वाला भी लोगे तो यहाँ भी जो साइड होंगी, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी इनका सम भी सी स्क्वायर के बराबर है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा कैसे। तो यहाँ पर आप देखो, ये सेमी सर्कल इस तरह पड़ गया। इसी तरीके से आप यहाँ भी देखोगे तो यहाँ भी सेमी सर्कल बन जाएगा। तो ये क्या बन गया आपका? एक प्रकार से सर्कल। क्या बन गया? सर्कल। तो ये जो बिंदु पथ होगा पी का, ये पी पॉइंट है। ये क्या है? पी पॉइंट है। जहां जहां आप पी पॉइंट लेते जाओगे तो ये जो पी पॉइंट होगा ये राइट एंगल बनाएगा, और राइट एंगल बनाएगा तो ये क्या बन जाएगा? ये सर्कल को, ये इसका जो पी पॉइंट का बिंदु पथ होगा वो एक प्रकार से क्या होगा? सर्कल होगा। तो ऑप्शन नंबर यहां पर बी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। मैंने बोला भी है कि सीडीएस के जो क्वेश्चन होते हैं वो लॉजिकल क्वेश्चन होते हैं, इनमें कोई कैलकुलेशन नहीं होती है। तो आपके जितने ज्यादा लॉजिक क्लियर होंगे उतने अच्छे से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, उतने अच्छे से आप अपने टाइम को सेव कर पाओगे। क्लियर है? अगले क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तो डायरेक्ट मैंने कॉन्सेप्ट ही लिखवाया। क्वेश्चन क्या है? इफ आर एंड स्मॉल आर सरकम रेडियस एंड इन रेडियस, यानी कि कैपिटल आर आपका क्या है यहाँ पर? सरकम रेडियस, परित्रिज्या, और स्मॉल आर जो है वो आपकी इन रेडियस है ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल की। देन फाइंड द एवरेज ऑफ इट्स परपेंडिकुलर साइड्स एक्स एंड वाई, यानी कि जो लंबवत, अब देखो राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसकी परपेंडिकुलर लाइन कौन होती है? ये वाली। ये तो आपकी हाइपोटेन्यूस हो गई, तो ये आपकी एक्स और वाई। तो वो बोल रहा है कि यदि आर आपका क्या है? सर्कम रेडियस, और स्मॉल आर आपका क्या है यहाँ पर? इन रेडियस। तो इनका जो सम है उसकी वैल्यू क्या होती है? तो आपको पता होना चाहिए। यहां पर मैंने एक कॉन्सेप्ट लिखवाया था। कॉन्सेप्ट क्या लिखवाया था? मैंने आपको लिखवाया था कि सर्कम रेडियस प्लस इन रेडियस का जो सम होता है वो क्या होता है? परपेंडिकुलर के औसत के बराबर होता है, एवरेज के बराबर होता है। परपेंडिकुलर साइड्स क्या है? एक्स प्लस वाई। औसत के लिए किससे डिवाइड करेंगे? 2 से। तो यहां पर यही क्वेश्चन ने पूछा है कि एक्स और वाई का औसत क्या होगा, एवरेज क्या होगा। तो आपका एक्स प्लस वाई का एवरेज क्या हो जाएगा यहाँ पर? इन रेडियस प्लस सर्कम रेडियस का सम। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगर आपको देखना है कल के सेशन में मैंने आपको देखो एक कॉन्सेप्ट करके लिखवाया था, और मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि कैसे आपका इन रेडियस और सर्कम रेडियस का सम होगा। देखो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट मैंने कल लिखवाया था, और मैंने आपसे बोला था कि डायरेक्ट थ्योरी पर क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो समझ में आ गया। सबसे पहले मैं कॉन्सेप्ट आपको कंप्लीट करवाता हूं, कॉन्सेप्ट कंप्लीट होने के बाद ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाता हूं, जिससे आपके कोई डाउट ना रहे।
क्लियर है? तो समझ में आ गया कि कॉन्सेप्ट कितना इंपॉर्टेंट है। अगर कॉन्सेप्ट अच्छे से करोगे कंप्लीट तो आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत अच्छे से समझ में आएगी। अब देखना इसी कॉन्सेप्ट से अलग अलग लैंग्वेज करके कैसे एग्जामिनर ने क्वेश्चन को क्रिएट किया, आपको समझ में आएगा। यहाँ पर यहाँ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ बोला गया है यदि 9 माइनस ए और 8 प्लस ए एक राइट एंगल ट्राइंगल समकोण त्रिभुज की लंबवत भुजाएं हैं। क्या है? लंबवत भुजाएं हैं। यदि D1 अंतःवृत्त का व्यास, व्यास का मतलब क्या होता है? अंतःवृत्त, यानी स्मॉल 2r का दुगना, और D2 क्या है? पहले जो वृत्त बनाया गया है उसके परिवृत्त का व्यास, यानी कि सरकम सर्कल का व्यास। तो सरकम सर्कल का व्यास प्लस 2 कैपिटल R हो जाएगा। तो आपको बताना है D1 प्लस D2। तो D1 प्लस D2 क्या होगा? आपको पता होना चाहिए जो D1 प्लस D2 है वो एक प्रकार से क्या है आपका, एक प्रकार से यहां पर होना चाहिए कि ये जो D1 और D2 है, D1 है आपका क्या? अंतःवृत्त का। अब अंतःवृत्त है कि जो व्यास है वो क्या है? 2r। तो यहां पर क्या हो जाएगा? 2D1 प्लस 2D2, क्योंकि यहां पर स्मॉल r की जगह पर D1 और कैपिटल R की प्लेस पर क्या ले लिया इन्होंने? D2। इनका जो सम होगा वो किसके बराबर होगा? किसके बराबर होगा आपका? यहां पर देखो 9 माइनस ए प्लस 8 प्लस ए के बराबर। यहां पर देखो, यहां देखो ध्यान से, मैंने यहां पर करवाया है कॉन्सेप्ट, देखो ये करवाया, ठीक है? क्लियर है? कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से करोगे तो ये आपको हर एक इसी कॉन्सेप्ट से, पहला क्वेश्चन मैंने करवा दिया। अब देखो दूसरी लैंग्वेज का क्वेश्चन, सरकम रेडियस और इन रेडियस का सम परपेंडिकुलर साइड्स के क्या होता है? एवरेज के बराबर। तो आप यहां पर देखो, आप क्वेश्चन नंबर ये है 7, यहां पर आप देखो ये क्या है आपका? व्यास। क्या है? व्यास। क्लियर है? अब अगर आपकी क्या होती, अगर आपकी सरकम रेडियस होती तो वो क्या होती? इनके औसत के बराबर। किसके बराबर होती? इनके औसत के बराबर होती। तो यहां पर क्या होगा? 9 माइनस ए प्लस क्या होगा? 8 प्लस ए। ये तो हो गई आपकी क्या? ये हो गई आपकी साइड, ठीक है? अगर आप केवल यहां पर क्या होता? केवल और केवल यहां पर अगर आपका होता क्या? यहां पर अगर आपका क्या होता? सरकम रेडियस और एन रेडियस, तब आपका साइड्स के स्क्वायर के, साइड्स के सम के एवरेज के बराबर हो जाती। लेकिन यहां पर क्या है? व्यास। तो आपने यहां पर दोनों से 2 से मल्टीप्लाई किया है तो यहां भी 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल। क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो ये क्या आ जाएगा आपका? ए से ये कैंसिल, 9 और 8 17। क्या आ जाएगा? 9 और 8 17। ऑप्शन नंबर यहां पर ये क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर। क्लियर है? किसी को कोई डाउट? बहुत शानदार तरीके से आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां देखो, एक समकोण त्रिभुज में दो भुजाओं का गुणनफल तीसरी भुजा के वर्ग का क्या है? आधा है। उसका एक कोण क्या होगा आपको फाइंड करना है, ठीक है? यहां पर देखो उसने क्या बोला है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है? इसमें एक एंगल तो 90 डिग्री का हो गया, ये आपकी साइड स्मॉल ए, ये आपकी बी और ये हो गई आपकी सी। तो यहां पर क्वेश्चन ने बोला है कि एक समकोण त्रिभुज में दो भुजाओं का गुणनफल, दो भुजाएं कौन सी? ए और बी। तो यहां ए इंटू बी की जो वैल्यू है तीसरी भुजा का वर्ग के आधे के बराबर है, सी स्क्वायर बटे 2। क्लियर है? सी स्क्वायर बटे 2, इस 2 की मल्टीप्लाई यहां हो जाएगी ए 2a इंटू बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? सी स्क्वायर। और आपको पता है सी स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर होती है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर। कैसे? पाइथागोरन थ्योरम से, ठीक है? तो यहां पर आप क्या लिख सकते हो? सी स्क्वायर के प्लेस पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और अब 2ab इस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर क्या हो जाएगा? 0। अब एक फॉर्मूला बन गया, किसका फॉर्मूला? a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। स्क्वायर कर दो दोनों साइड तो क्या हो जाएगा? a माइनस बी बराबर 0। a बराबर क्या हो जाएगा? b। अगर a बराबर b है और ये 90 डिग्री का है तो इक्वल साइड्स के आमने सामने के एंगल भी कैसे होंगे? इक्वल। यानी इस एंगल का सम और इस एंगल का सम कितना होना चाहिए? 90। कितना होना चाहिए? 90।
तो ए बी एंगल 45 डिग्री का हो जाएगा और ए बी एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा 45। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्लियर है? कॉन्सेप्ट को अपन ने पूरा टाइम देके समझा है तो प्रैक्टिस थोड़ी फास्ट करेंगे क्योंकि सिलेबस को बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है और विद इन टाइम के अंदर कंप्लीट करना है। ठीक है, आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां देखो, यदि त्रिभुज एबीसी में AB की जो लेंथ है वो 6√3 है, AC की जो लेंथ है वो 12 सेंटीमीटर है और BC की जो लेंथ है वो 6 सेंटीमीटर है, तो आपको एंगल B की वैल्यू फाइंड करना है। यहां पर सबसे पहले मैं आपसे बोलूं कि ट्रायंगल का शेप कैसा होगा, ट्रायंगल का शेप कैसा होगा, तो तुरंत आपको ऑब्जर्व कर लेना चाहिए कि यहां पर दो साइड्स का स्क्वायर का सम करने पर तीसरी साइड के बराबर है। कैसे? 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा प्लस 6 का स्क्वायर 36 इंटू 3 इसका स्क्वायर। आप जैसे ही आप करोगे तो 36 प्लस क्या हो जाएगा 108, एक इसके बराबर होगा 144, यानी दो साइड्स का सम तीसरी साइड्स के स्क्वायर के बराबर है। तो यहां पर जो ट्रायंगल बनेगा वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। क्या होगा? राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ठीक है, क्या होगा? राइट एंगल ट्रायंगल। क्लियर है? अब यहां पर आप दो तरीके से कर सकते हैं, एक तरीका ये हो गया कि राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ठीक है, अब आपका जो बड़ी साइड है 12, अगर आपका ट्रायंगल ए बी सी है तो आपकी ए सी 12 हो गई और बी सी आपकी 6 हो गई और आपकी ए बी यहां पर क्या हो जाएगी 6√3। तो आप यहां पर देखोगे क्या पाओगे यहां पर कि सबसे बड़ी जो साइड है उसके सामने जो एंगल है बी है। क्या है? बी है। तो यहां पर अपना जो एंगल होगा वो 90 डिग्री पर। दूसरा तरीका आप यहां पर देखो, दूसरा तरीका आप देखो 6√3 और क्या है 6√3 और 6 और 12 या 6√3 और 12। आप यहां पर रेशियो लोगे तो आपको यहाँ 1:√3 क्या मिल जाएगा यहां पर 2, यानी कि यहां पर जो ट्रायंगल बनेगा 30 60 90 का ट्रायंगल बनेगा। कैसा बनेगा? 30 60 90 का ट्रायंगल बनेगा। तो इस कॉन्सेप्ट से भी आपका आंसर टिक हो जाएगा। क्लियर है? यहां पर किसी को कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां देखो, यदि एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, यह जिसमें एपी 20 सेंटीमीटर है, लंबाई के कारण बीसी पर लंबवत है, ठीक है, तो एपी की अधिकतम संभव लंबाई क्या होगी? तो यहां डायरेक्ट जिसने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा वो टिक कर देगा 20। आप कैसे उसको समझो, यहां पर देखो, यह है राइट एंगल ट्रायंगल। क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल। यहां पर ये बना है 90 डिग्री का एंगल। आप यहां पर देखो, ए बी सी एक ट्रायंगल है, ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। एपी की जो लंबाई है वो 20 है और ये कैसी है? बीसी पर परपेंडिकुलर है। कैसी है? एपी ये बीसी पर परपेंडिकुलर है और आप यहां पर देखोगे एपी की जो लेंथ है, एपी 20 सेंटीमीटर लंबाई के कारण, जो कारण है आपका कितना है 20 सेंटीमीटर है। तो आपको बताना है कि एपी की अधिकतम लंबाई क्या होगी। तो बहुत अच्छे से आपको पता होगा कि अधिकतम लंबाई जो होगी वो क्या होगी, आपकी परित्रिज्या, क्योंकि आपको पता है कि आपका यहां पर एक ऐसा सर्कल बन सकता है स्क्वायर के कि वो ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स को टच करेगा। तो आपका यहां पर बीसी क्या बन जाएगा इस सर्कल का? डायमीटर, और डायमीटर बन जाएगा तो सबसे लंबी जो लेंथ होगी वो क्या होगी? इसकी सरकमरेडियस आर, और आर की जो वैल्यू होती है वो हाइपोटेन्यूज का आधा, 20 का आधा करोगे तो क्या आ जाएगा 10। तो सबसे बड़ी जो लेंथ होगी वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्लियर है? आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां देखो, बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है अगर आप बहुत अच्छे से करोगे तो, ठीक है, नहीं तो आपके अंदर बोरियत तो होगी क्योंकि आप कॉन्सेप्चुअली क्लियरिटी नहीं कर रहे हो, आप कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बहुत मेहनत से पढ़ रहे हैं
बहुत अच्छे से हर एक कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं, प्रॉपर तरीके से हर एक कॉन्सेप्ट को नोट कर रहे हैं, हर एक कॉन्सेप्ट पर बहुत अच्छे से क्वेश्चनों की भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उनको बहुत अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है मैंने डिस्क्रिप्शन में इस पीडीएफ की लिंक आपको प्रोवाइड की है, आप जाके खुद से सॉल्व करने की कोशिश किया करो। उसके बाद मैं तो सारे के सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा ही रहा हूं। ठीक है, यहां देखो एक क्वेश्चन देखो, एबीसी एक त्रिभुज है जो बी पर समकोण है। सबसे पहले उसने कहा है एबीसी एक समकोण है और जो बी एंगल पर कैसे है, राइट एंगल बना है। यहां पर ये बी है और बी पर क्या है, 90 डिग्री का एंगल है। डी एसी का मध्य बिंदु है, डी एसी का, ए बी सी, एसी का डी पॉइंट क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया। ठीक है, एसी का मध्य बिंदु, बीडी की जो लेंथ है, अब बीडी की जो लेंथ है, ये जो अगर ये मीडियन है तो आपको पता है जो लंबा ये है वही लंबा ये है और वही लंबा ये है, क्या है, सरकमरेडियस। क्या है, सरकमरेडियस। अगर ये कितनी है, 6.5 है, तो आपकी ये भी 6.5 होगी और ये भी 6.5 होगी। ठीक है, अगर बात करेंगे टोटल की तो 6.5 ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा आपका, 13, यानी कि यहां पर जो हाइपोटेन्यूस है वो 13 बन गया। ठीक है, तो यहां पर ए बी स्क्वायर यानी कि ए बी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर का जो सम होगा वो कितना होगा, तो राइट एंगल में ए बी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर का सम करेंगे तो सी स्क्वायर के बराबर होगा, यहाँ ए सी के स्क्वायर के बराबर। ए सी का स्क्वायर कितना है, 13, 13 का स्क्वायर 169। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा, आप क्वेश्चन को देखते ही सॉल्व करोगे। ये जो डायग्राम बनाने की जरूरत पड़ रही ना, अभी आपके माइंड के अंदर डायग्राम बनाने की प्रोसेस में डालने की कोशिश कर रहा हूं, इसलिए यहां हर एक क्वेश्चन के अंदर डायग्राम बना रहा हूं, समझ रहे। अगर आपको डायग्राम बनाना आपके माइंड में हो जाएगा तो आप ऐसे क्वेश्चन को देखते ही सॉल्व करोगे। क्लियर है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक त्रिभुज में अंकित वृत्त की, एक त्रिभुज, ठीक है, अंकित वृत्त की त्रिज्या क्या है जिसकी भुजाएं क्या है, 4 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर और 8.5 सेंटीमीटर। बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन। यहां पर उसने बोला है कि एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल का ना शेप है पता ना साइड है पता, लेकिन आपको जो साइड दी गई है उनमें एक लॉजिक नजर आ रहा है। वो लॉजिक क्या है उसको आप देखो, 4, 7.5 और 8.5। ये जो साइड है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल की साइड है। किसकी साइड है, राइट एंगल ट्रायंगल। कैसे, आपने ट्रिपलेट्स पढ़ा होगा, 8, 15, 17। एक बात ध्यान रखो, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, कौन सा कॉन्सेप्ट आपका कहां पर यूज हो जाएगा कोई पता नहीं है आपको, इसलिए हर एक कॉन्सेप्ट को कंप्लीट करके चलो। आप यहां पर बोलोगे कि ट्रिपलेट्स एक्सप्लेन की जाए, तो यहां आपको पॉसिबल नहीं है कि मैं यहां पर आपको इस ट्रिपलेट्स के बारे में बताऊं, और मैं आपको वो चीज बता सकता हूं केवल यहां पर कि यहां मुझे कैसे ऑब्जर्व हो गया कि यहां ट्रिपलेट्स लगेंगे, क्योंकि मैंने ट्रिपलेट्स को बहुत अच्छे से याद करके रखा है। जैसे ही मुझे जो आपको साइड दी गई है उनको देखा और मेरे माइंड में क्लिक कर गया कि ये कहीं ना कहीं आपकी ट्रिपलेट्स हैं। कैसे, मैंने आपको बताया था कि अगर कोई ट्रिपलेट्स है तो उस ट्रिपलेट्स में अगर आप किसी एक कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो भी वो ट्रिपलेट्स बनेगी, अगर आप उसमें किसी कॉमन नंबर से डिविजिबल करोगे तो भी वो क्या बनेगी, एक ट्रिपलेट्स बनेगी। आप यहां पर देखो 8, 15, 17 की जो ट्रिपलेट्स थी इसको क्या कर दिया गया है, 1/2 गुना कर दिया गया है। तो एक प्रकार से ये क्या हो गई आपकी राइट एंगल ट्रायंगल की साइड, क्या हो गई, राइट एंगल ट्रायंगल की साइड। अब आपको इन रेडियस फाइंड करना है, क्योंकि ट्रायंगल के अंदर सर्कल है। किसके अंदर, ट्रायंगल के अंदर, तो इन सर्कल की रेडियस इन रेडियस, और जब राइट एंगल की इन रेडियस फाइंड करना हो तो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है कि दोनों क्या करो, लेग्स को जोड़ के और माइनस कर दो हाइपोटेन्यूस को और उसमें 2 से डिवाइड कर दो, तो यहां पर आपकी लेग्स क्या होगी, 4 और 7.5, 4 और 7.5 क्या हो जाएंगे आपकी 11.5। इसमें से माइनस किसको करना है, हाइपोटेन्यूस 8.5 को, और डिवाइड किससे करना है, 2 से। एक कॉन्सेप्ट होता है, देखो यहां पर कॉन्सेप्ट, हर एक कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो चुका है। देखो यहां बताया था मैंने, ठीक है, यही कॉन्सेप्ट आपका यहां लगा है।
तो कॉन्सेप्ट को मैंने बता के रखा है, अब आप ही उसको बहुत अच्छे से कंप्लीट नहीं करोगे तो प्रॉब्लम आपको होगी। यहाँ पर आप देखोगे कितना बचेगा आपका 3, और 3 को जब 2 से डिविजिबल करोगे तो कितना आ जाएगा 1.5। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, ट्राइंगल एबीसी में एंगल जो बीएसी है वो 90 डिग्री का है, यानी कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये हो गया आपका राइट एंगल ट्राइंगल। इसमें जो ए वर्टेक्स है, इस ए वर्टेक्स पर जो एंगल बना है वो कितना बना है 90 डिग्री का। तो ए बी सी, आगे देखो बीसी की जो लेंथ है कितनी है 25 सेंटीमीटर। आपको एडी क्या दी गई है मीडियन, एडी क्या है मीडियन, एडी आपकी मीडियन है, ये आपका एडी मीडियन है। अगर ये मीडियन है और राइट एंगल ट्रायंगल की मीडियन है तो आपको बताना है कि एडी की लंबाई क्या होगी। तो एडी की लंबाई क्या होगी, अगर ये मीडियन है तो जो लेंथ आपकी ये है वही लेंथ आपकी ये है, और सेम लेंथ आपकी ये होगी, क्योंकि इस ट्रायंगल के बाहर से एक ऐसा सर्कम सर्कल बनाया जा सकता है जो इस ट्रायंगल की तीनों वर्टेक्स को लेके जाए। और आपको पता है ये जो लेंथ है वो बीसी की मीडियन है। क्या है बीसी की मीडियन, तो बीसी की मीडियन को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, यानी ये भी सर्कम रेडियस हो जाएगी, ये भी सर्कम रेडियस और ये भी सर्कम रेडियस। तो आपकी जो एडी की लंबाई होगी वो क्या हो जाएगी, सर्कम रेडियस को फाइंड करने का आर की वैल्यू कैसे फाइंड कर दिया आप हाइपोटेन्यूज को आधा कर देते, आधा करोगे तो क्या आ जाएगा 12.5। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्लियर है, कोई दिक्कत? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां देखो, ट्रायंगल एबीसी की भुजाएं 10 सेंटीमीटर और 10.5 सेंटीमीटर और 14.5 सेंटीमीटर है, इसकी परिवृत्त की त्रिज्या की लंबाई फाइंड करना। यहां पर उसने पूछा है आपको इन रेडियस, सॉरी एडी। अब यहां पर उसने पूछा है सर्कम रेडियस, डायरेक्ट पूछा है। यहाँ एडी यहां पर बोला नहीं गया था, लास्ट का जो क्वेश्चन था कि आपको क्या फाइंड करना है वो क्या होगी, लेकिन यहां बोल दिया गया है। अब आप यहां पर देखो 10, 10.5 और 14.5, ये भी एक ट्रिपलेट्स है, कौन सी 20, 21 और 29, इनको भी क्या किया गया 1/2 गुना। तो ये भी क्या है आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल की साइड। अब राइट एंगल ट्रायंगल की साइड है तो सर्कम रेडियस को फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, सर्कम रेडियस को फाइंड करने का फॉर्मूला है कि जो सबसे बड़ी लेंथ होती है हाइपोटेन्यूज, उसका क्या कर दो आधा। 14.5 का आधा करोगे 2 सत्ते 14 और 5 का आधा क्या हो जाएगा आपका 2.25, तो 7.25 क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्लियर है, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं 12, 35 सेंटीमीटर, यहां तो डायरेक्ट ट्रिपलेट्स है 12, 35 और 37, तो आपको उसके लंब केंद्र व परिकेंद्र के बीच की दूरी, आप देखो यहां पूछने का तरीका कॉन्सेप्ट भाई, आप यहां पर देखो, अगर ये राइट एंगल है तो यहां पर आपका क्या होगा ऑर्थो सेंटर, और यहां पर आपका क्या होगा ऑर्थो सेंटर बोलते हैं लंब केंद्र, और यहां पर आपका हाइपोटेन्यूज के मिड में क्या होगा आपका सर्कम सेंटर। आपको इनके बीच की डिस्टेंस ये फाइंड करना है, तो एक प्रकार से क्या फाइंड करना है सर्कम रेडियस। क्या फाइंड करना है सर्कम रेडियस। सर्कम रेडियस कैसे फाइंड करेंगे, जो हाइपोटेन्यूज होगा उसका आधा, हाइपोटेन्यूज क्या है 37, 37 का आधा करेंगे 2, तो क्या हो जाएगा 18.5। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तो देखो एक ही कॉन्सेप्ट से 4 क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस करवाए हैं, लेकिन एक लैंग्वेज के नहीं, अलग अलग लैंग्वेज के, डिफरेंट लैंग्वेज के, आपको ये पता चले कि एग्जामिनर एक ही कॉन्सेप्ट से कैसे रिपीटेड क्वेश्चन बनाता है, जिसमें लैंग्वेज को कैसे मॉडिफाई कर देता है। क्लियर है, तो ऐसी अप्रोच, ऐसी टेक्निक से मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूं, जिससे आपकी बहुत अच्छी मजबूती हो जाए और आपका जो सिलेबस है बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाए। तो आप लोग जितनी मेहनत से पढ़ोगे आपको उतने अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, मैं आपसे बार बार बोलता हूं, ठीक है। तो मेहनत से पढ़ो। मैंने आपको जो सेशन कंप्लीट करवाया है इसके अंदर जो क्वेश्चन है सारे के सारे क्वेश्चन और सारे के सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर करके चलो। राइट एंगल से, केवल राइट एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन कम से कम 70 से 80 क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, और इनके अंदर जितने भी कॉन्सेप्ट हैं हर एक कॉन्सेप्ट को मैं विद प्रूफ के साथ समझाने की कोशिश करूंगा। पूरी मेहनत, जितने एफर्ट्स हो सकते हैं एक कमजोर स्टूडेंट को ध्यान में रखते हुए कि उसको कैसे समझ में आएगा,
बहुत अच्छे से कंप्लीट करवाने की कोशिश करूंगा। तो उम्मीद है आपको सेशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट हो तो उसको कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, धन्यवाद।